सक्सेसफुल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम पिछली वीडियो में संख्या पद्धति की पहली क्लास पढ़ चुके और जिसमें हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, तो उसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक था संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, कोई भी एग्जाम हो या जो आने वाले आपके एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो आपका या ग्रुप डी का एग्जाम हो आपका या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें संख्या पद्धति से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ेंगे। आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण या नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। दूसरा है विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। तीसरा है शून्यों की संख्या निकालना, शून्यों की संख्या निकालना। और चौथा है आपका समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इन चीज़ों को अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं और जो भी संख्याओं में संबंधित आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम आपकी जो समस्या होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। संख्याओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या आपकी 2 प्रकार से होती है। पहली होती है आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। पिछली वीडियो में मैंने आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी बताई थी। अब हम इनको अच्छे से देखते हैं। वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर या इन्हें कहते हैं इमेजिनरी संख्या, और वास्तविक संख्या इन्हें कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम आसानी से एक लाइन पर दर्शा सकें या जिन्हें हम एक रेखा पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यदि हमने यहाँ पर 0 लिख दिया तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार ये जाएंगी आपकी। यदि इस साइड देखें तो -1, -2, -3, -4 ये आपकी इस प्रकार जाएंगी। तो ये होती है आपकी वास्तविक संख्या जिन्हें हम एक रेखा पर आसानी से दर्शा सके। इन्हीं के बीच में आपकी पॉइंट वाली हो जाएंगी कि 1.2, 3.4 या 3.7 इस प्रकार। इसी साइड आपकी -1.2 या -3.8। तो ये आपकी सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यदि हम बात करें काल्पनिक संख्याओं की, तो काल्पनिक संख्याएं आपकी ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम एक रेखा पर आसानी से दर्शा ना सकें। कहने का मतलब जो किसी भी लाइन पर एडजस्ट ही ना हो, यानी जो प्रदर्शित ही ना की जा सके किसी लाइन पर। जैसे एग्जांपल देख लो, यानी आपकी जितनी भी रूट वाली संख्याएं होंगी वो सब आपकी काल्पनिक संख्या, और वो रूट वाली संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे हमने लिख दिया 33 -33। अब -33 एक काल्पनिक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। इस जो -33 से जे एक रेखा पर अपने मान को एडजस्ट नहीं करेगी, इसे कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और आई का नाम होता है आयोटा।
यानी आई की आपकी जो वैल्यू होगी वो -1 होती है। यहाँ से आई की वैल्यू निकल के जो आएगी आपकी -1 होगी। यदि हम -33 की बात करें तो क्या हम -33 को 33 गुणा -1 लिख सकते हैं? यानी हमने -33 को 33 गुणा -1 लिख दिया, तो -1 की वैल्यू कितनी शो हो रही है यहाँ पे? तो -1 की जो वैल्यू होती है वो आई के बराबर है, यानी कि 33 आई। तो आपकी जो अंडरवुड में 33 आई है, ये आपकी एक काल्पनिक संख्या होती है, यानी ये अपने आप को किसी भी रेखा पर आसानी से दर्शाती नहीं है, या हम इन्हें किसी रेखा पर आसानी से दर्शा ना सके। अगर किसी को नोट करना हो तो आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं की। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं या इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों को प्रदर्शित करें। जो सम्मिश्र संख्या होगी उसमें आपको वास्तविक भी देखने को मिलेगी और काल्पनिक भी देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल, जैसे यदि हमने लिख दिया 7 + 5i, तो आपकी एक सम्मिश्र संख्या है। यह एक सम्मिश्र संख्या है जिसमें आपका जो 7 है ये आपकी वास्तविक संख्या है, ये आपकी वास्तविक संख्या है, और जो आपका 5i है ये आपका काल्पनिक संख्या है या काल्पनिक नंबर है। यानी कि सम्मिश्र संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें वास्तविक संख्या भी शामिल हो और आपकी काल्पनिक संख्या भी शामिल हो, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। और ये आपको a + ib के रूप में मिलती हैं। जैसे ये हमेशा आपको a + ib के रूप में मिलती हैं, और सम्मिश्र संख्याओं को हम z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी होती है सम्मिश्र संख्या। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपका परिमाण, मैग्नीट्यूड या हिंदी में कहते हैं इसे परिमाण। यदि हम इसका परिमाण यानी कि मॉड निकालना चाहें तो इसका जो मॉड निकलता है वो आपका निकलेगा अंडरवुड में a² + b²। ये परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये होगा आपका परिमाण, और ये कभी आपका ऋणात्मक नहीं होगा। जो मॉड z होगा यानी परिमाण होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। जैसे यदि एक एग्जाम्पल देखें हम, कि यदि हम लिख दें 3 + 4i और इसका हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात करना या परिमाण ज्ञात करना या फिर मॉड ज्ञात करना, तो हम इसका जो मॉड निकालेंगे वो निकलेगा आपका 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। तो जो मॉड z निकल के आएगा आपका वो 16 × 9 = 25। तो यानी जो z आएगा आपका वो 5 निकल कर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका मैग्नीट्यूड या परिमाण होगा या मॉड होगा वो हमेशा आपका धनात्मक होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। यदि हम वास्तविक संख्या की बात करें, यदि हम वास्तविक संख्या की बात करें या रियल नंबर, तो ये आपके दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, और दूसरा होता है आपका दशमलव संख्या, यानी इंटीजर और डेसिमल नंबर। जो होते हैं आपके दो प्रकार की। जो वास्तविक संख्या होती हैं वो आपकी पूर्णांक भी होती हैं और दशमलव संख्या भी होती हैं। तो हम बात करते हैं अब
दशमलव संख्या की, दशमलव संख्या जो होती है आपकी वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी शांत दशमलव और जो दूसरी होती है आपकी वो होती है आपकी अशांत दशमलव। पहली होती है आपकी शांत दशमलव और दूसरी होती है आपकी अशांत दशमलव। इसे आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दशमलव संख्या की। ये दो प्रकार से होती हैं दशमलव संख्या। एक होती है आपकी शांत और एक होती है आपकी अशांत। शांत दशमलव और दूसरी होती है आपकी अशांत दशमलव। तो बात करते हैं पहले शांत दशमलव की। शांत दशमलव ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप को पूर्णतया समाप्त कर दें, यानी कि हम किसी संख्या का यानी हम हर का भाग अंश में दें और अगर उन्हें हम लगातार काटते जाएं तो आगे जाके वो अपने आप को पूरी तरह समाप्त कर लेंगे, यानी वो संख्या पूरी तरह कट जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 3/5। यदि हम 5 का भाग 3 में है तो 0.6, तो इसने अपने आप को पूरा समाप्त कर लिया। तो ये होगी आपकी शांत दशमलव। या हम और लिख दें 4/8 तो 0.5, तो ये भी आपकी शांत दशमलव होती हैं। यानी अगर और एग्जाम्पल देखें जैसे 3.25, 2.56, तो यानी ये अपने आप को पूरी तरह से समाप्त कर लेती हैं। तो इन्हें कहते हैं हम शांत दशमलव। इतनी बात समझ में आए आपको? अब बात करते हैं अशांत दशमलव की। अगर आपको संख्याओं में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें आसानी से बता सकते हैं और आज आपको संख्याओं से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी आज समाप्त हो जाएगी। जो भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं। अब बात करते हैं शांत दशमलव की। यदि शांत दशमलव अशांत दशमलव की बात करें तो ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी परिमेय संख्या और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। पहली होती है आपकी परिमेय संख्या और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। और अशांत दशमलव ऐसी दशमलव होती है, ऐसी संख्या होती हैं जो अपने आप को कभी खत्म ना करे, यानी जो अपने को समाप्त ना करे, उन्हें कहते हैं हम अशांत दशमलव। तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव इसमें है आपके दो पार्ट, अभी हमने बताए थे आपको। पहला था आपका परिमेय संख्या या रेशनल नंबर और दूसरी होती है आपकी इसमें अपरिमेय संख्या। अशांत दशमलव हमने बताया कि जो अपने आप को कभी समाप्त ना करे, उन्हें कहते हैं हम अशांत दशमलव। इसके अंतर्गत दो पार्ट होते हैं आपके। पहला है आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो, जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो, या वे संख्याएं जो अपने आप को बार बार दोहराएं और कभी खत्म ना करें, उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्या। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि ये P/Q की फॉर्म में होती हैं या P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो, यानी जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति काटने पर
बार बार वही संख्याएं अपने आप को प्रदर्शित करती जाएं, उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्या। इसकी कंडीशन होती है ए पी बटे क्यू के रूप में होती हैं और इसमें क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। यदि क्यू की वैल्यू नीचे हर में जीरो है तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जांपल, यदि हमने लिख दिया 3/2, नहीं, यदि हमने लिख दिया 0.333, तो ये संख्या देखो, एक तो ना तो ये कट रही है और ना ही ये समाप्त हो रही है और अपने आप को बार बार वही संख्या रिपीट कर रही है, यानी 3 जो है वो आपका बार बार आ रहा है। तो इससे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.3 पर बार। तो इससे अगर हम हल करें तो 0.3/9, यानी आपका कितना आएगा जी 3/9। तो जी आपकी होगी परिमेय संख्या। यदि हम इसे ऐसा लिख दें 2/0, तो आपकी जी परिमेय संख्या नहीं होगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यदि हम इससे पहले हमने शांत दशमलव पढ़ी थी, यानी हमने शांत दशमलव की यदि हम बात करें, शांत दशमलव, तो हमने शांत दशमलव आपको बताई थी कि ये ऐसी संख्या होती हैं जो अपने आप को समाप्त कर लें, यानी हमने लिख दिया 0.5, 0.6। तो आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे होंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी शांत दशमलव होती हैं वो सबरी आपकी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इसके नीचे भी आपका देखो एक आएगा, हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो इसके क्यू के रूप में 0 तो यहाँ पर है नहीं। तो आपकी जितनी भी शांत दशमलव होंगी उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी जो आपकी शांत दशमलव होगी वो आपकी परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आई? लेकिन सभी परिमेय संख्या आपकी शांत दशमलव नहीं होती है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप बात करें अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप को दोबारा रिपीट ना करें, यानी जिनकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। यानी ये कह सकते हैं जिनकी पुनरावृत्ति ना हो उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। और इन्हें हम P/Q की फॉर्म में या P/Q के रूप में ना लिख पाएं या ना लिख सकें, उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। आपकी जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्ग ना निकाल सकें तो वे आपकी होती हैं आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे आपने देखा अंडरवुड, यदि हम 3 लिख दें तो आपकी ये एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम अंडरवुड 5 लिख दें तो ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम अंडरवुड 7 लिख दें तो ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। अंडरवुड 3 का मान होता है 1.732, तो ये मान कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। और जो आपकी 5 है 2.236, ये भी आपका रिपीट नहीं करेगा। इसी प्रकार जो 7 का मान होगा वो भी अपने आप को कभी रिपीट नहीं करेगा। यानी जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे यदि हम और देखें इन्हें, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 8 इस प्रकार लिखते हैं, तो ये आपकी सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी जो ये कह सकते हैं कि जितनी अपरिमेय संख्या हैं वो सब वास्तविक संख्याएं हैं, इन्हें कहते हैं अपन। देखिए अपरिमेय संख्या अभी हमने आपको बताई थी कि यदि 0.3758 ये संख्याएं अपने आप को अभी रिपीट नहीं कर रही हैं, ये संख्याएं अपने आप को कभी रिपीट नहीं करी, चाहे इन्हें हम जितनी बार लिखते जाएं। अब देखिए, अब पाई के मान में देखिए, पाई के मान में बहुत कंफ्यूजन रहती है। हम देखते हैं कि जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। यानी हम कहते हैं कि जो पाई होती है, पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है और जो 22/7 है ये आपकी एक परिमेय संख्या होती है। यानी हम लिखते हैं कि जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है
और पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें परिमेय संख्या की तो परिभाषा पता है कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो जी फॉलो कर रहा है, तो जे आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। लेकिन पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है, यानी हम कहते हैं जो पाई का मान जो होता है 22/7, ये इसका फिक्स मान नहीं है, ये इसका एक अप्रोक्स मान है, ये लगभग होता है। यानी कहने का मतलब यदि हम 7 का भाग 22 में दें तो इसका जो मान होगा कुछ संख्या बाद ये अपने आप को रिपीट करने लगेगा। यानी हम 7 का भाग 22 में देंगे तो इसका मान फिर दोबारा से रिपीट करने लगेगा। इसलिए जो आपका 22/7 जो मान होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है और आपका जो पाई का मान होता है वो आपका एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान कभी भी रिपीटिंग नहीं होता है, ये नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए हम पाई को कहते हैं अपरिमेय संख्या। इतनी बात समझ में आप लोगों को। अब देखिए आगे, और हम ये कहते हैं कि जितनी भी आपकी परिमेय संख्या होती हैं वो आपकी वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं पूर्णांक की। अब देखिए पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक देखिए होते क्या हैं, पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक अलग से कंडीशन होती है, जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें q का मान आपका 1 होना चाहिए, वही आपके पूर्णांक होंगे। यदि q का मान 1 नहीं है तो वो पूर्णांक नहीं कह सकते। यानी कहने का मतलब है जितनी भी आपकी संख्याएं 1 2 3 अनंत तक जे आपके सभी पूर्णांक हैं। इसके बाद यदि हम -1 -2 लिखें तो जे आपके सभी पूर्णांक हैं। यदि हम ऐसा लिख दें 2.35 तो जे आपका एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अगर यदि हम इसे हल करना चाहें तो बटे में हम 100 लिखेंगे तो यहाँ पर जो q की वैल्यू है वो आपकी 1 नहीं है, यहाँ q की वैल्यू कितनी है 100। तो आपका जो संख्या है ये पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्णांक की आपकी जो कंडीशन होती है वो है q की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। यदि आपकी हर की वैल्यू 1 है तो आपकी वो संख्या पूर्णांक होगी। अब पूर्णांक देखिए, पूर्णांक आपके दो प्रकार से होते हैं। एक आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, और एक पूर्णांक होता है आपका इसमें शून्य पूर्णांक। अब देखिए आपके जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो आपके -अनंत से लेकर -3 -2 और -1 तक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक आपके सभी ऋणात्मक होते हैं। यदि हम शून्य पूर्णांक की बात करें तो ना तो ये आपका पॉजिटिव होगा, यानी ना तो आपका 0 धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही आपका ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन जो 0 है आपका, ये एक आपका सम पूर्णांक होता है, ये आपका एक सम पूर्णांक होता है। आप कहोगे विषम क्यों नहीं होता है, तो हम इसे आपको थोड़ी देर बाद क्लियर कर रहे हैं। यानी जो 0 होता है आपका एक सम पूर्णांक होता है। आपके जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो आपके 1 से चालू होंगे, 2 3 और आपके जी अनंत तक होते हैं। यानी आपके जो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे वो पूरे आपके माइनस में होंगे। सम पूर्णांक में आपका 0 आएगा। 0 ना तो आपका धनात्मक होगा और ना ही आपका ऋणात्मक होगा, और आपका जो धनात्मक पूर्णांक है जी आपकी सभी संख्या आपकी पॉजिटिव होगी, यानी सभी संख्या आपकी धनात्मक संख्याएं होंगी। अब देखिए पूर्ण संख्याएं, यहां देखिए पूर्ण संख्याएं, यदि हम 0 को धनात्मक संख्याओं में शामिल कर लें, यदि हम 0 को धनात्मक संख्याओं में शामिल कर लें
तो इससे हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। बिना जीरो के कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगी। यानी यदि हम पूर्ण संख्या की बात करें तो इसमें हमें जीरो को शामिल करना पड़ेगा, और जीरो को शामिल करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होंगी वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, आपकी होल नंबर कहलाती है। इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब देखिए आगे, अब यहां देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में यदि हम देखें तो आपकी जो पूर्णांक संख्या होती हैं आपकी वो यहाँ पर समपूर्णांक होंगी या सम संख्याएं होंगी आपकी यहाँ पर, या इवन नंबर कहते हैं इन्हें, सम संख्याएं या इवन नंबर। और दूसरी होती है आपकी यहाँ पर विषम संख्याएं या इन्हें कहते हैं ऑड नंबर। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं की। ये ऐसी संख्या होती हैं जिनमें दो का भाग आसानी से चला जाए, यानी जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो दो से पूर्णतया आसानी से आपका विभक्त हो जाए, उन्हें कहते हैं हम समपूर्णांक। और ये हमेशा 2k की फॉर्म में होती है, इन्हें 2k के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 2k के रूप में व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, यदि हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, यदि हम 2k के रूप में से व्यक्त कर सकते हैं, यानी इससे हमें सम संख्याएं आगे की प्राप्त हो जाएं। यदि हम k की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार रखते जाएं तो देखिए, यदि हम पहली संख्या निकालें तो 2 गुणा 1 2 आ गया। यदि हम k की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पर 2 गुणा 2 4, 3 रखें तो 2 गुणा 3 6, यदि हम 4 रखें तो 2 गुणा 4 8। यानी ये हमें इस प्रकार प्राप्त होती हैं 2k के रूप में। यानी हम k की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे वैसे ही हमें सम संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। ये होती है आपकी सम संख्या, यानी जिनमें 2 का भाग सीधा सीधा चला जाए उन्हें कहते हैं हम सम संख्याएं। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्याएं आपकी ऐसी संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए, जिनमें 2 का भाग ना जाए, वो होती है आपकी विषम संख्याएं। देखिए, और जिनमें जिनमें 2 का भाग ना जाए, जिनमें 2 का भाग ना जाए उन्हें कहते हैं हम विषम संख्या। इन्हें हम 2k + 1 के रूप में लिखते हैं, इन्हें हम 2k + 1 के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आप, यदि हम k की वैल्यू 1 2 3 क्रमशः रखते जाएं तो हमें 2k + 1 से विषम संख्याएं आगे की प्राप्त होती जाएंगी। यानी पहली अगर हम संख्या निकालें तो 2 गुणा 1 + 1, यानी हमने पहले इसमें 2k + 1 में हमने पहले k की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पर क्या होगा 2, k की वैल्यू 1 यहाँ पर और +1, 2 एकम 2 और 1 3। यदि हम k की वैल्यू 2 रखें तो 2 गुणा 2 + 1 तो कितना आया। इस प्रकार हमें ये संख्याएं विषम संख्याएं प्राप्त होती जाएं, यानी जिनमें 2 का भाग ना जाए उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। अब आगे देखते हैं, यदि हम सम संख्या और सम संख्या को जोड़ें तो हमें, या सम को सम में जोड़ें या सम में से घटाएं तो हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होगा वो सम संख्या प्राप्त होगी।
यानी सम में सम जोड़ें या सम में से सम घटाएं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम विषम में विषम जोड़ें या घटाएं तब भी हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। यानी हम विषम में विषम जोड़ें या विषम घटाएं तब भी हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए, यदि हम सम में से विषम घटाएं या विषम में से सम घटाएं तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए आगे, यदि हम विषम संख्या में विषम संख्या का गुणा करें तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम विषम संख्या में विषम संख्या का गुणा करें तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम सम संख्या में सम संख्या का गुणा करें तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम सम और विषम संख्या का गुणा करें, यदि हम सम और विषम संख्या का गुणा करें तो हमें हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। दोबारा देख लीजिए, यदि हम सम में से सम जोड़ें या घटाएं तो सम संख्या प्राप्त होगी। विषम में विषम जोड़ें या घटाएं तो सम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम सम में से विषम घटाएं, विषम में से सम घटाएं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम विषम में विषम का गुणा करें तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम सम में सम का गुणा करें तो भी हमें सम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम सम में विषम संख्या गुणा करें तब भी हमें सम संख्या प्राप्त होगी। अब आगे देखिए, चलिए अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, यदि हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हों या जिनकी हम गणना कर सकें या हम जिनकी गिनती कर सकें। जैसे 1, 2, 3, 4 ये आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्या, यानी जिनमें जीरो शामिल ना किया जाए और जिनमें ऋणात्मक संख्या को शामिल ना किया जाए, उन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दें तो आपकी जो संख्याएं बनती हैं वो बनती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। इतनी बात समझ में आपको। अब देखिए, आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी दो प्रकार से होती हैं। इनमें हमें प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम यहाँ पर लिख दें, यदि इन्हें हम यहाँ पर लिख दें तो हमें प्राकृतिक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं मिलेंगी केवल। एक तो मिलेगी हमें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। और आपकी जो दूसरी होती है वो होती है आपकी भाज्य संख्या। इन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं और आपकी जो भाज्य संख्याएं, और दूसरी होती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। अब देखिए, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें केवल संख्याओं के दो गुणनखंड हों, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्या ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। और आपको कोई भी समस्या हो संख्या पद्धति से रिलेटेड या जो हमने आपको इतना सब बताया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम होगी, आपको जो समस्या होगी वो हम आपको क्लियर कर देंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।